Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 18 June, so let's get started. And first thing is that yesterday I deliberately skipped the lecture on news discussion because the whole newspaper was about the USA-Iran relationship. Okay, so it was sheer waste of time to read multiple opinions about it because day before yesterday we have already understood everything regarding this issue. Okay, next is Modi meet Trump raises the safety of Indian seafarers. Alright, so three Indians died in that attack by USA. Okay, we all know that. So this could be one again one of the concern. Then next was that USA has banned non-citizens, okay, from accessing that Anthropic's new AI model. All right, so all these are some new concerns emerging from here, and we will be doing a brainstorming session on this. I'm not doing it right now. I would have done this yesterday itself, but I deliberately avoided because the Telegram as of now is banned. Okay, till 22nd, the Telegram is banned, so I deliberately avoided recording those lectures. Anyway, ईरान यूएस फ्रेमवर्क डील आउटलाइन न्यूक्लियर प्लेज फाइनेंशियल रिलीफ. अब देखिए इसमें वही सब बातें आई है जो मैं आपसे पहले कह रहा था. 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी ओबामा के अंडर में, बस वही होना है सेम टू सेम और कुछ नहीं होगा. ओके, फर्स्ट यहाँ पर कि हम सैंक्शंस लिफ्ट कर देंगे. ओके, वी विल लिफ्ट द नेवल ब्लॉकेड. ऑल राइट, वी विल विड्रॉ द फोर्सेज फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, यानी कि वो जो दूसरे एयरबेस वगैरह बना रखे हैं उनमें से मिनिमम फोर्स तो फिर भी रखेंगे. एयर अपने बेस तो रखेगा यूएसए, ऐसा नहीं है कि बेस हटा देगा. ईरान ने एक टाइम पे डिमांड किया था जब वॉर चल रही थी कि यूएसए के बेस इस रीजन से हटने चाहिए, बट पूरे बेस हटाने की बात नहीं हुई है. सिर्फ जो सराउंडिंग एरिया, जो पर्शियन गल्फ को इन्होंने ब्लॉकेट वगैरह किया था, वहाँ से फोर्सेज विड्रॉ करेंगे. ईरान ने कहा है कि आई विल रीस्टोर प्री वॉर ट्रैफिक थ्रू दिस हॉर्मुज स्ट्रेट एंड विल नेवर प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स. तो यही सब बातें तो उस वक्त भी कही गई थी ना. और साथ में ईरान ने कहा है आई विल डाइल्यूट माई हाईली एनरिच यूरेनियम. आई विल डाइल्यूट, ओके, इट्स नॉट कि मैं यूएसए को सरेंडर कर दूंगा अपना यूरेनियम या मैं यूएन को सरेंडर कर दूंगा. नो, नथिंग लाइक दैट. ओके, इट प्रॉमिस दैट इट विल डाइल्यूट, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ ईरान ही करेगा ये, या फिर अभी जब फाइनल नेगोशिएशन होंगे, ओके, तब उस पर बात होगी. अभी ये सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट है. तो यहाँ पर तो ईरान ने भी यही कहा है कि मैं डाइल्यूट कर लूँगा, लेकिन मैं यूएसए को या किसी और को हैंड ओवर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल. नेक्स्ट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA. तो IAEA के सुपरविजन में तो उसने पहले भी अपने आप को एक्सेस कर दिया था ना. 2015 की डील में भी यही कहा था, मैं अपने न्यूक्लियर साइट्स, मैं अपना एनरिच यूरेनियम, ये सब IAEA के निगरानी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए ओपन करने को तैयार हूँ. ओके, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है इस डील में. सारी लड़ाइयाँ बेवजह थी, सब टोटल वेस्ट. और इस ऑर्गेनाइजेशन पे मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में शॉर्ट नोट दे चुका हूँ फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, तो ये सब बॉडीज अभी से तैयार करते चलिए, इनको लास्ट के लिए मत छोड़ना कि हम लास्ट में करेंगे इन सबको प्रीलिम्स के टाइम. ओके, वो गलती नहीं करना है. लेकिन यहाँ पे यूएसए ने जो प्रॉमिस भी किया ना, मतलब इंडिया ने इस कंसर्न को रेस किया, लेकिन यूएसए ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं आपको कोई कंपेंसेट कर दूंगा इन फैमिलीज़ को, ऐसा कुछ नहीं. अब एक मैटर याद कीजिए कि 2 इटालियन मरीन्स थे, इन्होंने हमारे यहाँ केरल कोस्ट के कुछ फिशरमैन को मार दिया था. और तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने इस पे पूरा मुकदमा चलाया था, इन लोगों को पनिश भी किया गया था, अरेस्ट करके यहाँ रखा गया था. उस वजह से थोड़ा इटली और इंडिया के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आई थी, बट फिर भी उन लोगों को ऐसे फ्री नहीं छोड़ा था. बट यहाँ पर यूएसए का एटीट्यूड अभी भी वही है कि पर्शियन में जो हमारी रूल्स थे उनको डिसऑबे नहीं कर सकता कोई. जो रूल्स हमने बनाए उनको फॉलो करो. तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रंप कोई, इवन उसने रिग्रेट भी एक्सप्रेस नहीं किया है. ओके, ना उसने रिग्रेट एक्सप्रेस किया, ना ही उसने कोई कंपेंसेट करने की बात की है यहाँ पे. अच्छा, फिलहाल इस वीडियो में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है अबाउट द आरबीआई. इसको सुनने के बाद आपका स्टैटिक से लेकर करंट तक ये न्यूज़ बार बार आती रहती है आरबीआई की, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी. ओके, बिमल जालन कमेटी बनी थी इसके लिए, ये सब चीज़ें हम आज आगे बात करेंगे. सो इस लेक्चर को आप स्किप मत कीजिएगा, इसे उस टॉपिक को ज़रूर सुन लीजिएगा. ये वही है कि एलजी ने ऑर्डर किया है कि सभी दिल्ली स्कूल पॉक्सो कंप्लायंट है या नहीं. तो ये सिर्फ दिल्ली के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये तो पूरे इंडिया लेवल पे लागू होती है कि दे शुड बी पॉक्सो कंप्लायंट. पॉक्सो के प्रोविजंस हम कभी और किसी लेक्चर में देखेंगे अलग से. पहले तो उड़ीसा के सीएम का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे लोग सीएम बने कि लोगों को नाम भी याद नहीं है.
ओके, मोहन चरण मांझी। अब इनके यहाँ पर क्या हुआ है, इनकी टेक्स्ट बुक में इतनी सारी मिस्टेक्स हुई है कि इवन बच्चों ने और पेरेंट्स ने तक ऑब्जेक्शन उठाया, ये कैसे पॉसिबल है। 1678 1678 मिस्टेक्स इन दी बुक। सो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन हम कितना सीरियस ले रहे हैं। चलो, आज हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सी दिस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, Anthropic's most powerful AI model, that is Claude Mythos and Fable banned for non-American। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये हम दोनों जगह यूज़ करेंगे जब हम AI के बारे में बात करेंगे इंडिया की, वो भी ठीक है, क्योंकि इससे जो हम कोड डेवलपमेंट वगैरह की बातें करते हैं उस पर भी असर पड़ता है। और दूसरा USA के साथ रिलेशनशिप की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी। ओके, चलो अब इंडिया में आखिर ये चीज़ें हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट इज़ वी नीड ए स्टेबल एंड अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल एंड टैलेंट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन या ऐसा कोई इशू नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं आईआईटी वगैरह से, अगर उनको जॉब मिलती है तो 99% लोग प्रेफर करते हैं अब्रॉड में। क्यों? वहाँ की लाइफस्टाइल, ये एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, लाइफस्टाइल प्लस करियर ग्रोथ। वहाँ पर जो लाइफस्टाइल मिलती है आपको, क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, ट्रैफिक फ्री, ओके, लेस पॉपुलेशन, लेस पॉल्यूशन, और करियर में जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स वहाँ होते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, ओके, दैट इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर। बट उसके अलावा अगर हम अपनी सिटीज़ को, अपने कंट्री को बेटर बनाएंगे, तब जाकर कोई इंसान सोचेगा कि यहाँ पर वो लाइफस्टाइल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। चलो, हेल्थ को एक बार मान भी लेते हैं कि वी ऑल्सो हैव वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, बट एजुकेशन के रिस्पेक्ट में जब बात आती है तो बात वहीं आ जाती है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं आईआईटी, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में। तो कल को इनके बच्चे पढ़ेंगे भी तो आखिर किस क्वालिटी का एजुकेशन, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा ईजी लगता है। ओके, सो हमें टैलेंट को रिटेन करने के लिए पहले हमें अपने यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना होगा इन पब्लिक गुड्स लाइक क्लीन एयर, अबंडेंट अर्बन ग्रीन स्पेस, अफोर्डेबल एंड रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर वो एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स। देन आर टैक्स पॉलिसीज मस्ट बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल टू। ओके, तभी जाकर हम वो टैलेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। वेंचर कैपिटल मस्ट बी इन ए पोजिशन टू असेस एक्सप्लोरेटरी एंड कटिंग एज पिचेस। अब यहाँ पे हमारे जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं वो किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? शुगर ब्रांड में। क्यों? क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें कंजम्पशन बेस्ड चीज़ें हैं, ये तुरंत इनको रिटर्न देती हैं इनके इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट फंड या इस तरह के कॉरपोरेट हाउसेस हमारे पास नहीं है। अब उसमें वापस से वो रिकॉल कीजिएगा, अडानी, अंबानी एंड वेदांता का जो ग्रुप है, कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे वर्क करेंगे। ओके, देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट अननेसेसरीली कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी, और फिर जब आप आंसर लिखोगे इन चीज़ों पर तो आपको अपने आप ये पॉइंट्स आएंगे, और ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी कि मेरे लिए चीज़ें कितनी ईजी हो गई क्योंकि मैंने बार बार सुनी है। ओके, सो स्टेबल एंड अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल एज वेल एज टैलेंट। कैपिटल के लिए हमें क्या करना है? दैट टैक्स पॉलिसीज हमारी जो है वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, और टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या रिटेन करने के लिए हमें अपने पब्लिक गुड्स में भी इन्वेस्ट करना होगा ताकि लोग वो फील कर सकें। ओके, देन ये यूएसए के रिस्पेक्ट में मैं इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब कराऊंगा तब उसमें मिल जाएगा आपको। चलो, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक तो वाटर सिक्योरिटी के बारे में, बट ये क्योंकि खुद मिनिस्टर ने लिखा है तो आप समझ सकते हैं बड़ा चढ़ा के लिखा होगा, बट मैं इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है आरबीआई और उसके ग्रोइंग फिस्कल रोल। तो आखिर मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आरबीआई का मोस्टली काम रहा है मॉनेटरी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट वगैरह फिक्स करना, ओके, एंड सो ऑन, यानी कि ओवरऑल जो मनी सप्लाई है उसको मैनेज करना, मॉनेटरी रोल्स का मोस्टली रहा है। और जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी उसका क्या रोल था? फिस्कल पॉलिसी का, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इन चीज़ों पे बात करना और इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपरली बिटवीन दी सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, राइट। ये सब तो आरबीआई का था मॉनेटरी रोल, इनका था फिस्कल रोल। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आरबीआई की इंडिपेंडेंस है या नहीं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, और ये माना जा रहा है कि अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर, अब याद कीजिए उर्जित पटेल रिज़ाइन करके चले गए थे, है ना, फिर शक्तिकांता दास को बनाया था इन्होंने आरबीआई का गवर्नर, और शक्तिकांता दास के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था फाइनेंस का, ना मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ का नहीं, वो हिस्ट्री से एमए करके आए थे। ओके, वो भले ही ऑफिसर थे बट उनका बैकग्राउंड कहीं भी इस लायक नहीं था कि वो आरबीआई के गवर्नर बनते, लेकिन वो बने। ओके, फिर ये देखा गया कि
कुछ आरबीआई की इंडिपेंडेंसी पर अटैक हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिमांड करती है कि आरबीआई आपके पास बहुत सरप्लस है, आप बहुत पैसे पे बैठे हो और सरकार का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बड़ा है, तो आप ये पैसा देते रहिए हमें। तो इसी को लेके उर्जित पटेल जब गवर्नर थे उनके साथ कुछ मतभेद हुए और वो रिज़ाइन करके चले गए। उसके बाद ही शक्तिकांता दास आए तो देखा गया कि जो सरप्लस हार्डली 50,000 करोड़ हुआ करता था, सरकार को देता था आरबीआई, वो बढ़ के 2 लाख 3 लाख करोड़ तक जाने लगा। ओके, तो फिर क्वेश्चन मार्क उठा, क्या सरकार के प्रेशर में काम कर रहा है आरबीआई? ओके, तो ये एक फ्रिक्शन पॉइंट बनने लगा कि आखिर कितना सरप्लस ट्रांसफ़र करना चाहिए आरबीआई को। ओके, फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट। इसको लेके क्वेश्चन उठे तो फिर सरकार ने कहा चलो एक बिमल जालन कमेटी बनाते हैं। अब बिमल जालन भी ये जो थे ये आरबीआई की गवर्नर रह चुके थे पहले, तो इन्होंने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ कि इतना सरप्लस देना ही होगा या इतना आरबीआई अपने पास रख सकता है, उसके बाद उसको आगे भेजना होगा। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कमेटी बनाई गई 2018 में। 2019 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उसको कहा गया इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019। ओके, तो ये यहाँ पे हिस्ट्री समझ में आई कि आखिर क्यों इस कमेटी को बनाया गया। इसका काम था, आप ये बताइए कि आखिर आरबीआई को कितना पैसा अपने पास बफर की तरह रखना चाहिए, यानी कि रिस्क। ठीक है, कि कल को सभी बैंकों के पास लोग आ गए कि हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो, तो बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। ओके, तो फिर ऐसे में या कोई भी वजह आ जाए तो कितना बफर आरबीआई अपने पास रखे। ओके, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखे और बाकी का जितना सरप्लस प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र किया जा सके सरकार को। ओके, तो ये एग्जामिन किया गया बाय बिमल जालन कमेटी और उसने जो रिकमेंडेशन दिए उनको कहा गया इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019। क्लियर? क्योंकि ये जो सरकार डिमांड करती थी, आरबीआई मना करता था, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपने ये कमेटी बनाई। क्लियर? अब इसने जब अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए तो उसने दो बातें कही कि देखिए आरबीआई की जो कैपिटल है ना उसे मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक है रियलाइज्ड इक्विटी, यानी कि ये वो पैसा होगा जो एक बफर की तरह काम करेगा। ओके, ये पैसा आरबीआई हमेशा अपने पास ही रखेगा, जैसे सरकार कंटिजेंसी फंड रखती है इमरजेंसी के लिए। और यहाँ पर जो भी रियल रिस्क आ सकते हैं, ओवरनाइट रिस्क आ सकता है कि सभी बैंकों ने एकदम से पैसा डिमांड कर लिया, इस तरीके की चीज़ें। तो रियलाइज इक्विटी जो है इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं बनेगा, ये बफर की तरह ही रखा रहेगा। ये पैसा कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन रियलाइज इक्विटी में सरकार का शेयर नहीं बनेगा। दूसरा, रिवैल्यूएशन बैलेंसेज। अब देखिए ये वो होते हैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई फॉरेन की करेंसी रखी थी आरबीआई ने अपने पास, गोल्ड रखे हुए थे, तो इनके प्राइस में ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएशन होंगे, राइट? एक्सचेंज रेट चेंज होंगे, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन यानी कि उसने जब डॉलर खरीदा था सपोज 65 रुपीज़ का, आज वो हो गया 100 रुपीज़ का, तो आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा है ना। ओके, उसी तरीके से आरबीआई ने गोल्ड खरीदा होगा कभी 30,000 रुपये का, आज चल रहा है 1.5 लाख रुपये का, तो वहाँ पे भी रिवैल्यूएशन हुआ है, प्राइस बढ़ी है। तो ये जो होते हैं ना, पहली बात तो ये अनरियलाइज रहते हैं, यानी कि इनको रियलाइज़ नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि अब गोल्ड महंगा हो गया तो आरबीआई अपना गोल्ड बेच देगा और कहेगा देखो प्रॉफिट हो गया, नहीं नहीं, ये हमेशा अनरियलाइज ही रखे जाते हैं। लेकिन इसको बुक्स में आप लिखोगे कि हाँ मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज वो 1.5 लाख रुपये हो गए हैं, ओके, गोल्ड में। तो ये आपका पैसा बढ़ रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, लेकिन इसको आप रियलाइज़ नहीं करोगे। ये नहीं कि आपने गोल्ड उठा के बेच दिया, लाओ मेरे 1.5 लाख रुपये लो, अब मैं अपने पास कैश रखूँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पैसा भी जो रिवैल्यूएशन बैलेंस है, पहली बात तो वो रियलाइज़ ही नहीं किया जाता। ओके, और ना ही गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करने की कोई बात आती है। क्लियर? तो ये जो रियलाइज इक्विटी है वो काम करता है एक रिस्क बफर की तरह। रिवैल्यूएशन बैलेंसेस आरबीआई के पास होते हैं, लेकिन वो कभी रियलाइज ही नहीं किए जाते हैं और गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? तो यहाँ पे बिमल जालन कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दिया तो उसने कहा एक काम करता हूँ, जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सीआरबी एड्रेस करूँगा, दैट इज़ रियलाइज इक्विटी रिस्क बफर। ये जो सीआरबी है इसको मैं रेंज फिक्स कर देता हूँ कि आरबीआई की जितनी टोटल बैलेंस शीट होगी, ठीक है, यानी कि उसके सारे एसेट लाइबिलिटी सब मिला के उसकी जितनी टोटल बैलेंस शीट होगी ना, उसका 5.5 से 6.5% आपको इस रिस्क बफर में रखना होगा। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, याद रखिए।
ओके। अब क्योंकि आरबीआई क्या करता है, वो थोड़ा सरकार अपॉइंट करती है ना गवर्नर को, तो उसके फेवर में जाते हुए वो यही करता है, हमेशा 6.5 भी छोड़ देता है, वो सिर्फ 5.5 ही रखता है अपने पास, बाकी का सारा सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसीलिए उसने अभी रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करे हैं सरकार को यहाँ पर, क्योंकि वो अपना जो बैंड है 5.5 से 6.5 उसका भी सबसे मिनिमम 5.5 ही रिटेन कर रहा है अपने पास। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि कमिटी ने डिफाइन किया कि टोटल कैपिटल क्या है। टोटल कैपिटल ऊपर जो मैंने आपको दो दिखाया ना, दोनों को मिला के बनती है रियलाइज इक्विटी प्लस रिवैल्यूएशन बैलेंसेज, ये कहलाती है टोटल कैपिटल। तो इसको कहा गया कि आरबीआई को अपनी टोटल कैपिटल हमेशा अपनी बैलेंस शीट के 20 से लेके 25% के बीच में रखनी होगी। ओके, यानी कि 5.5 तो ये हो गया, उसके बाद आप 20% और ले लो तो 25 के आसपास आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल है वो 20 से 25% के बीच में रखनी होगी। अब इसके ऊपर जितना बच गया इन दोनों के अलावा, इसके और इसके अलावा, अब वो आप सरकार को दे दो। ओके, तो अब यहाँ से आप सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सरकार को फ्रॉम योर इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। एंड रिवैल्यूएशन गेन्स आर स्ट्रिक्टली लॉक्ड अवे इन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बिकॉज ट्रीटिंग पेपर गेन और डिस्ट्रीब्यूट इनकम को डेंजरसली अंडर कैपिटलाइज द सेंट्रल बैंक इफ मार्केट साइकिल रिवर्स। ओके, दैट मीन्स कि ये वाले का तो सवाल ही नहीं उठता, इसको तो बात ही नहीं करनी है इसके बारे में। तो ओके, ये दोनों आरबीआई हमेशा अपने पास ही रखेगा, और दोनों मिला के 20 से 25% की रेंज हो सकती है। अगर इसके अबव जाता है तो फिर आप सरकार को दे सकते हो बाकी का सरप्लस। ओके, तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफ़र किया है इन फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, अब ये शिफ्ट कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन उठाती है। पहला, क्या सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है वाकई? ओके, कि 6.5 भी नहीं, आप सिर्फ 5.5 ही कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन करके चल रहे हो। दूसरा, ये जो सरकार को ट्रांसफ़र किया है ना 2.87 लाख करोड़ आरबीआई ने, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है सरकार। ओके, क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्सेस शेयर किए जाते हैं ना, ये तो नॉन टैक्स टाइप की चीज़ हो गई, नॉन टैक्स इनकम हो गई ना, ये तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठता है अबाउट द फिस्कल फेडरलिज्म। एक तो वैसे ही सरकार सेंट्रल सेस और सरचार्ज शेयर नहीं करती है स्टेट के साथ, उसके बाद आरबीआई से जो आप प्रॉफिट ले रहे हो वो भी आप शेयर नहीं कर रहे स्टेट के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है फिस्कल फेडरलिज्म का। और तीसरा, क्या इससे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है फिस्कल रिसोर्सेज का? ओके, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो आप आरबीआई से भी ले रहे हो, तो क्या ये फिस्कल सेंट्रलाइजेशन? तो ये तीन प्रोमिनेंट क्वेश्चन उठते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ट्रेडिशनली सिर्फ 30,000 65,000 करोड़ तक दिया जाता था, लेकिन जब 2019 का ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आया तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया और सरकार को ज़्यादा पैसा दिया जाने लगा, कहीं ज़्यादा, पहले से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स भी नहीं और भी ज़्यादा है ये। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, सरकार को पहला फ़ायदा ये होता है कि उसको टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ता, और अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए वो आरबीआई से पैसा ले लेती है। Fiscal space without taxation. Central bank transfer create immediate fiscal cushion for sovereign without political or economic cost associated with raising new taxes or increasing market borrowings. Okay, क्योंकि market borrowings अगर सेंटर करेगी तो उसको क्या देना पड़ेगा? उस पर इंटरेस्ट। ओके, तो फिर सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। दूसरा, लेकिन इट ब्लर्स द लाइन बिटवीन मॉनेटरी गवर्नेंस, जो कि आरबीआई का काम है, और फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट का काम है। तो उसके बीच में जो लाइन थी वो ब्लर होती जा रही है, क्योंकि आरबीआई कितना भी अर्न कर ले, उसको सिर्फ अपना 5.5 से तो 6.5 तक का उसमें रखना है, और दूसरे लाइबिलिटीज़ वो तो अलग ही है, वो अकाउंट सब मिला के 20 से 25% रख के बाकी सारा ट्रांसफ़र कर देना है। एज फिजिकल प्रेशर इंटेंसिफाई सरकार के थ्रू, preserving institutional distance and central bank operational autonomy becomes structurally more difficult. अब बात आ जाएगी कुल मिला के अपॉइंटमेंट पर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर। ओके, फिर दूसरा आता है स्टेट्स का कंसर्न फेडरल लेवल से, कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द डिवोल्यूशन पूल। 2.87 लाख करोड़ ट्रांसफ़र लिए हैं आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आरबीआई से, लेकिन आप स्टेट के साथ उसको शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये एक एसिमेट्री क्रिएट करता है in fiscal flexibility because it does not enter the divisible pool of income tax or GST revenue. It is not subject to finance commission formula. ओके, तो शेयर करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टेट पर, कि सेंटर तो अपनी मैसिव नॉन टैक्स फिजिकल हेडरूम लेके चलता है, लेकिन स्टेट्स को, जैसे केरल को कंपेल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनको बाउंड कर देता है बाय स्ट्रिक्ट बोरोइंग रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। अब एक पीवाईक्यू पहले पूछा गया है
और एक PYQ इसके अंदर से पूछा गया है लास्ट ईयर ही 2025 में। तो पहले ये जानिए कि आखिर RBI की अर्निंग का सोर्सेज क्या है। ओके, ये आपके प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा है कंप्लीटली। फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि ये फॉरेन के जो दूसरी कंट्रीज़ में ये सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह होती है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं RBI, जैसे US ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ फ़ायदा होगा। ओके, दूसरा उनकी करेंसी होल्ड करता है, जैसे डॉलर खरीदे थे वो अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है तो भी अर्न करेगा। ओके, तो ये सारा बनता है इसका FCA, दैट इज़ फॉरेन करेंसी एसेट इंटरेस्ट इनकम। RBI इन्वेस्ट अप्रॉक्स 90% ऑफ इट्स मैसिव फॉरेक्स रिजर्व, कितना है हमारे पास, करीब $700 बिलियन है ना, ठीक है, तो उसको इन्वेस्ट करता है इन हाई क्वालिटी फॉरेन एसेट लाइक US ट्रेजरीज, सॉवरेन बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, स्विट्जरलैंड वाला, अर्निंग द स्टेडी इंटरेस्ट। तो ये बना पहला सोर्स RBI की अर्निंग का। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन यानी कि करेंसी ट्रेडिंग गेन। अब कोई आया अपने डॉलर ले गए यहाँ से पैसा लिया, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन वगैरह करेगा ना उससे जो अर्न करता है। एक्टिव इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट टू स्टेबलाइज द रूपी इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ US डॉलर, रियलाइज प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग दीज फॉरेन करेंसीज एट फेवरेबल रेट्स, फॉर्म चंक ऑफ इट्स इनकम। तो सेकंड इनकम का सोर्स क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, ठीक है, तो ये फॉरेन सोर्सेज से इनकम हो गई उसकी। दूसरा डोमेस्टिक और सॉवरेन यानी कि अपनी खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इससे भी इनकम होती है। यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है RBI को और उस पर क्या देती है RBI को, इंटरेस्ट, ओके, जिनको हम GSEC बोलते थे। तो RBI परचेज दीज इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स थ्रू OM, ओके, ये सब मैं इकोनॉमी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इट्स सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बस। टू मार्केट मैनेज मार्केट लिक्विडिटी एंड अर्न रेगुलर कूपन और इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन दैम। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट अर्न करता है, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा रेपो लैंडिंग टू बैंक्स। अब अपने नीचे इतने सारे जो बैंक्स हैं वो बैंक्स भी RBI से पैसा लेके आते हैं और बदले में RBI को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ओके, RBI उनको क्या देता है, पैसा। तो ये उसकी इंटरेस्ट इनकम है जिसको हम लिक्विडिटी ऑपरेशन कहते हैं। ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह चलता है ना, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम दी RBI और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये बनता है उसका फोर्थ सोर्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक और सॉवरेन ऑपरेशन से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अर्न करता है इंटरेस्ट। दूसरा रेपो लैंडिंग से, और तीसरा सॉवरेन सर्विसेज से, यानी गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं सारे वो यही तो मैनेज कर रहा है ना, उसका डेट वगैरह एवरीथिंग, तो ये उसकी नॉन इंटरेस्ट इनकम में जाता है। RBI एक्ट एज अ डेट मैनेजर ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, तो उन पे वो चार्ज करता है एक फ़ी या कमीशन फॉर मैनेजिंग दीज पब्लिक डेट्स एंड हैंडलिंग गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये तीन बन जाते हैं आपके डोमेस्टिक एंड सॉवरेन सोर्सेज, ठीक है, GSEC, फिर वो रेपो एंड रिवर्स रेपो वाला, और तीसरा सर्विसेज जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है। तो ये तीन क्या बन गए इसके, डोमेस्टिक सोर्सेज। फिर एक सोर्स और है इसका जिस पे क्वेश्चन आया था 2025 में, ये एक सबसे पहले पुराना MCQ था, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आई थिंक 2020 का MCQ होगा वो, ओके, कि इनमें से कौन सा सोर्स होता है RBI की इनकम का। और ये क्वेश्चन आया 2025 में कि सेग्नियोरेज का मतलब क्या है। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैंने अगर 2000 का नोट प्रिंट किया है तो क्या उसको बनाने में 2000 रुपये आए होंगे, खर्चा नहीं आया होगा। ओके, उसी तरह 500 का नोट प्रिंट किया है तो 500 रुपये तो खर्चा नहीं आया ना मेरा। ओके, तो इसके बीच का जो डिफरेंस बचता है ना उसी को कहते हैं सेग्नोरेज। द इनहेरेंट प्रॉफिट ऑन सेंट्रल बैंक मेक फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, यानी कि 500 रुपये का नोट है बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वो तो कुछ ही आई होगी जरा सी। ओके, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी उसकी इंटरेस्ट कहलाता है। तो तीसरा सोर्स हो गया कोर सेंट्रल बैंकिंग, दूसरा था डोमेस्टिक सॉवरेन ऑपरेशन, और ये पहला था जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन यानी कि ये एक्सचेंज रेट वगैरह, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 6 मिलके सोर्स बनते हैं ऑफ RBI अर्निंग। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आखिर ये सरकार जो ट्रांसफ़र मिलती है इसके फ़ायदे क्या हैं। 2 फ़ायदे हैं कि उसको यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। और इधर फेडरल में स्टेट्स को पसंद नहीं है कि यार, एक तो पहली बात तो आप फाइनेंस कमीशन के डोमेन में ही नहीं ला रहे हो उसको, दूसरा आप अकेले ये पूरा पैसा रख रहे हो, स्टेट्स को दे नहीं रहे हो, और तीसरा कि स्टेट पे तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि आप बोरोइंग नहीं कर सकते ज़्यादा, बट आप तो मस्त बोरोइंग कर रहे हो सेंटर। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने आपको बिमल जालन के 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बता दिए थे कि उसने क्या कहा, और आपने यहाँ पे ये जान लिया कि CRB क्या है, दैट इज़ रियलाइज इक्विटी और रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
कि आप ये समझ गए हो। ऑलराइट, चलो अब मैं वापस से आपको लेके आता हूँ। वाटर सिक्योरिटी इज सेंट्रल फॉर विकसित भारत। अब इनको तो छोड़िए, इन्होंने तो झूठी तारीफ़ें की हैं, बट मैं आपके साथ ये टॉपिक प्रिपेयर करना चाहूँगा ताकि हम इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में करने जाऊँगा तो फिर वो मेजॉरिटी बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता ना, क्योंकि वो सब पेड कोर्स में एनरोल नहीं है। ओके, तो वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड कुछ बातें पहले आप जान लो। अभी तक हम लोग माना जाता था कि हमारी कंट्री है वाटर स्ट्रेस्ड, बट सच ये है कि अब हम वाटर स्ट्रेस से मूव कर रहे हैं वाटर स्कार्स कंट्री की तरफ। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। और सेकेंड इज कि खुद नीति आयोग एक इंडेक्स लेके आता है, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, याद होगा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसमें इसने खुद वार्न किया था कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो हमें कॉस्ट कर सकती है कम से कम 6% ऑफ जीडीपी बाय 2050। ओके, इतना कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है ये हमारी जीडीपी में अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया। तीसरा, ग्राउंड वाटर, एक बॉडी होती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन। ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में उसने कहा था कि जो आपकी फूड बास्केट है ना, स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, है ना, राजस्थान, ये सब जो स्टेट्स हैं इनमें ऑलरेडी वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अप टू 150% ऑफ द अवेलेबिलिटी, राइट। जबकि हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन में नेशनल एवरेज अभी भी 60% है। लेकिन इन स्टेट्स में होना कल को हमारे लिए, जो हमारा पीडीएस सिस्टम चलता है, जो हमारा मिड डे मील स्कीम यानी कि पोषण अभियान चलता है, इसके लिए एक थ्रेट कॉज कर सकता है कि फूड सिक्योरिटी का इशू हमें आ सकता है। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ 2024 की जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसने क्या कहा था, दैट इंडिया इज रैंक्ड 116 आउट ऑफ 180 ऑन ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी। इंदौर का क्राइसिस याद है? इंदौर में क्या हुआ था? पानी तो जा रहा है पाइप के थ्रू, लेकिन क्या हुआ, सीवेज के पानी से मिक्स हो गया और 32 पीपल वर किल्ड और दे लॉस्ट देयर लाइफ। ओके, उसके बाद 70% ऑफ आ वाटर, इवन जो रिवर में भी है, 70% ऑफ आ सरफेस वाटर इज पॉल्यूटेड। अब देखिए, ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो मैंने कहीं से रट्टा मारी हो, याद की हो। ओवर द ईयर्स न्यूज़पेपर करवाते हुए आपको ये सब चीज़ें सामने आ गई और ये याद होती चली गई। ओके, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा हंगर से रिलेट कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही सर्वे देखा था, उसी में हमने बात की थी कि 35% हमारे देश के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, स्टंटेड, यानी कि उनकी जो हाइट है उनकी एज के हिसाब से बहुत कम है। उसी तरीके से करीब 19% जो हमारे बच्चे थे वो क्या हो रहे हैं, वेस्टिंग। दैट मीन्स उनकी हाइट, सॉरी, उनका जो वेट, हाइट के रिस्पेक्ट में मैं लिख भी देता हूँ, वेट रेशियो हाइट ये बहुत पुअर है। ठीक है, स्टंटेड यानी कि हाइट रेशियो एज बहुत पुअर है। उसके बाद थोड़ी बहुत नहीं, करीब 57% वीमेन आर एनेमिक। या भी थोड़े दिन पहले हमने सर्वे डिस्कस किया था ना, उसकी डेटा है सब, तब मैंने आपसे कहा भी था ये सब याद रखो। और इसके बाद अगर फूड सिक्योरिटी मुझे कुछ और ऐड करना हो ना, तो मैंने एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि हमारा करीब 30% जो लैंड है वो क्या है, डिग्रेडेड। तो हम लोग वैसे पानी की दिक्कत झेल रहे हैं। 86% हमारे जो फार्मर्स क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड करते हैं, उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। अब दूसरा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए? यस, गवर्नमेंट ने मेजर्स जरूर लिए, लेकिन बोल बच्चन ज़्यादा किए। फॉर एग्जाम्पल, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन में इन्होंने कहा कि हमने 90% रूरल घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचा दिया है। बिल्कुल पहुंचा दिया है आपने, नो डाउट। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है लेवल ऑफ कंटेमिनेशन। पानी में बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है। उसके अलावा एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी, अटल भूजल योजना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको अपने नोट्स में पूरा ही लिखिएगा। ये थोड़ी बहुत नहीं, 6000 करोड़ की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर मीन्स 100% फंडिंग फ्रॉम सेंटर। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसने क्या कहा था कि हम लो कॉस्ट सस्टेनेबल ग्राउंड मैनेजमेंट चीज़ें करेंगे उन ब्लॉक्स में जो वाटर स्ट्रेस है, ब्लॉक्स। ओके, और सब स्टेट में नहीं करेंगे हम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इधर के स्टेट्स में करेंगे जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की। ओके, और इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, इट वॉज अ कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम इसमें। क्लियर, अटल भूजल योजना। उसके बाद तीसरा ये लेके आए थे जन शक्ति अभियान।
जिसका टारगेट क्या था, कैच द रेन, कैच द रेन। इसमें पूरा फोकस था ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज पे। इन्हें रिजुविनेट करेंगे हम, ओके जो हमारे एक्वीफर्स वगैरह हैं उनको रिचार्ज करेंगे। ये पता है, ये इस स्कीम के आने के बाद ही आपसे काफ़ी सारे एंशियंट हिस्ट्री से वो पूछे गए कि ये पुराने नाम किस चीज़ के हैं, और अधिकतर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और आंसर वही था सिंपल सा कि ये ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी। ये जल शक्ति अभियान के बाद ही आए थे इस तरह के क्वेश्चंस, और कई एग्जाम्स में पूछे गए इंक्लूडिंग यूपीएससी द्वारा भी। उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वगैरह उसमें लेके आए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, किस पे फोकस था, माइक्रो इरिगेशन पे पूरा फोकस था, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, ऊपर कुछ डेटा रिपोर्ट्स रैंकिंग हमने देखी। अब एक और चीज़ कि आखिर इमिनेंट चैलेंजेस क्या है हमारे पास। देखिए आज ना इंडियन एक्सप्रेस में कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ओके, इमिनेंट चैलेंजेस क्या है हमारा। सबसे पहला कि हम लोग पता है वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर हैं। वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर का मीनिंग समझिए, दैट हमें 1 kg ऑफ राइस ग्रो करने में जितना पानी लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम पानी में चाइना यूएसए उगा लेते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ राइस ग्रो करने में। तो जब हम वो राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअली हम वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ये इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी उसमें यूज़ करते हैं उसको ग्रो करने में। सो वी आर अ वर्चुअली वाटर एक्सपोर्टर कंट्री, ओके, बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। और वर्स्ट इज कि हम लोग शुगर केन राइस जैसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं यार, कहाँ कर रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितनी डेथ होती हैं, उसके बाद भी आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो, क्योंकि वहाँ गडकरी जी ने बहुत सारी शुगर मिल खोल रखी है इथेनॉल बनाने के लिए। इसके अलावा अर्बन अर्बन एरियाज़ में खासकर वहाँ पे ना वाटर का लीकेज बहुत ज़्यादा है। पाइप्स के थ्रू पानी ज़्यादा तो है, लेकिन लीकेजेस थोड़ा बहुत भी नहीं है। करीब 40 to 53% जो वाटर पाइप्स के थ्रू पहुँचता है, या तो वो लीक हो जाता है या रास्ते में चोरी कर लिया जाता है। क्यों हो रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट वाटर मीटरिंग, लैक ऑफ वाटर मीटरिंग। आपने बहुत कमी दिल्ली जैसे शहरों में देखा होगा, पर मेजॉरिटी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ है उनमें आपने नहीं देखा होगा, ओके। इसके अलावा हम क्या कर चुके हैं, हम अपने वेटलैंड खो चुके हैं। एग्जाम्पल बेंगलोर में कंपनीज़ को कहना पड़ गया कि आप लोग घर से ही काम कीजिए, ऑफिस मत आइए, क्योंकि ऑफिस में भी पानी की दिक्कत है। और हमने अपने जो लेक्स या ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम हुआ करते थे वो पूरे डंप यार्ड में कन्वर्ट कर दिए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम ये भी हमारा बहुत पुअर कंडीशन में है। ये उसके बाद हमने कल ही देखा था, कल नहीं परसों, सर्कुलैरिटी मिसिंग है, सर्कुलर वाटर डेफिसिट, ओके। दैट मीन्स कि हमारा हार्डली 30% जो सीवेज का पानी होता है उसको हम ट्रीट कर पाते हैं। सिर्फ 30% को हम ट्रीट कर रहे हैं, बाकी पूरा नदियों में चला जाता है ग्रे वाटर के फॉर्म में। तो सर्कुलर वाटर इकॉनमी जो है उसको हम लोग डेवलप करने में अभी तक फेल रहे हैं, ओके। अब इसके बाद हमारी कुछ पॉलिसीज़ का भी दोष है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यू कैन टर्म इट एज मिसडायरेक्टेड पॉलिसी। देखिए मैं इसलिए ना ये रट्टा मारने पे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप खुद से पॉइंट सोच के बनाओगे तो ज़्यादा इजी बना पाओगे। मिसडायरेक्टेड पॉलिसी का मतलब क्या है, जो मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर से बोल रहा हूँ कि हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसके बाद हम डेटा सेंटर जैसी चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं। लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें अगर हमने सर्कुलर इकॉनमी फॉलो नहीं की और हम अगर लीनियर फॉलो कर गए कि बस यूज़ एंड थ्रो, यूज़ करो और बहा दो, तो फिर हम वाटर स्कैरसिटी डेफिनेटली इंश्योर करेंगे अपनी सिटीज़ में, ऑलराइट। चलिए तो हमने इस पे बात कर ली। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसके ऊपर भी कुछ एक टॉपिक था, जस्ट अ सेकेंड। देखिए न्यूज़पेपर ना सीखने के लिए पढ़ना, इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा, और जब न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट आ गया करंट अफेयर में, तो यूपीएससी की ओवरऑल तैयारी यानी स्टैटिक पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है कैश इंसेंटिव कि आप लोग यार ज़्यादा बच्चे करो,
क्यों करना है? क्योंकि उसका जो रेट है, फर्टिलिटी रेट, वो चला गया 1.8, यानी 2.1 से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। बट इनसे कुछ होता नहीं है, जापान चाइना ने भी ट्राई किया, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है चाइल्ड केयर कॉस्ट। आज के टाइम में बच्चे को बड़ा करना और उसके बाद उसका एजुकेशन फाइनेंस करना, फिर उसको सेटल करना, ये सब आसान नहीं है। तो चाइल्ड केयर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके थोड़े बहुत कैश इंसेंटिव से कुछ नहीं होगा, ये जो पूरी लाइफ लॉन्ग का खर्चा होता है ये बहुत ज़्यादा है। ओके, सेकेंड इज, कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कहा था कि 50% बर्थ जो हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और 52% ऑफ ऑल दीज डिलीवरीज आर सी सेक्शन। राइट, आपको बताया था ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स में हार्डली 18% सी सेक्शन से हो रही हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो 52%, 53% था उस आर्टिकल में, इतनी प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन से हो रही। तो सी सेक्शन यानी कि करीब 60,000 का खर्चा। ओके, उसके बाद मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, इसलिए आप रूरल एरियाज़ में भी अब 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं देखते हो। देन देयर आर सम फाइनेंशियल लिमिटेशन अबाउट चिल्ड्रन, कि हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर ज़्यादा बड़े घर की, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आगे चल के एक इशू बन जाता है, और फिर ज़्यादा बच्चे हो तो आप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर नहीं दे पाते। ये आर्टिकल आपके किसी काम का नहीं है, बट बस कंटेक्स्ट ये है बताने का कि आप सिर्फ इंसेंटिव दे के ये इनकरेज नहीं कर सकते। ओके, अगर आपको करना ही है तो फिर आपको ओवरऑल एजुकेशन इंश्योर करना होगा बच्चे का, आपको उनका पूरा हेल्थ का एक्सपेंसेस इंश्योर करना होगा। बट प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली है और प्राइवेट एजुकेशन भी बहुत कॉस्टली है। आजकल पेरेंट्स ये मानते हैं कि हमें बच्चे को क्वालिटी लाइफ देने पे ध्यान देना है, ना कि नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा करने के। ओके, वो 1 चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो, लेकिन क्वालिटी लाइफ देनी है उनको। क्लियर? और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, मदर्स आर बिकमिंग मोर असर्टिव कि नहीं, हमें ये डिसीजन अपने खुद के डिसीजन होंगे अब हमारे, अब उन पे इम्पोज नहीं किए जाते डिसीजन। दूसरा कि लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। परसों हमने एक देखा था जहाँ पे फादर 42 के हैं, वेमेन 39 की, और उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ किया था, बट किसी और का एम्ब्रायो इम्प्लांट कर दिया गया, वो बच्चे डीएनए टेस्ट में उनके निकले ही नहीं। ओके, तो लेट मैरिजेस एक इशू आया है, और लेट मैरिजेस की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी खासकर वेमेन में आफ्टर 35 वगैरह काफ़ी बेसिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी आ जाती है आजकल फास्ट फूड कल्चर से। तो चाइल्ड बर्थ में वैसे ही प्रॉब्लम आती है, और उस वजह से फिर उनको गुजरना पड़ता है सी सेक्शन से। ठीक है, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये सारे इश्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको अगर आप ये बढ़ाना चाहते हो तो, वरना वो इतना आसान नहीं है। ओके, तो हमने वो भी समझ लिया। अब इंडिया रशिया के बीच में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो क्या ये कोई डिफरेंट है, कोई नई चीज़ है? क्या इससे ऐसा होगा कि उनकी आर्मी हमारे यहाँ आ सकती है, हमारी आर्मी उनके यहाँ खड़ी हो सकती है? नहीं, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो नाटो वगैरह करते हैं। ये तो सिंपल लॉजिस्टिक्स है कि जैसे आपकी सबमरीन शिप्स वगैरह इधर से गुजर रही हैं, तो आप रेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो हमारे पोर्ट को, आप फ्यूल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो हमारे पोर्ट को। और ये हमने पहली बार नहीं किया है, हमने लेमोआ यूएसए के साथ किया था 2016 में। ठीक है, वहाँ भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज वगैरह की बात हो रही है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज। ओके, तो इंडिया को क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आर्कटिक में जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, तो वहाँ पे जो रशियन बेस हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से न्यू ट्रेड रूट्स भी ओपन होंगे। तो रशिया के साथ ये एग्रीमेंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यूज़ ऑफ ईच अदर बेस एंड पोर्ट्स फॉर सप्लाई, रिपेयर एंड फ्यूल, फॉर एक्सरसाइजेज, जॉइंट ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एटसेट्रा। लेमोआ भी साइन किया था 2016 में, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाईज एंड सर्विसेज के लिए ही यूएसए के साथ। इंडिया हैज़ सिमिलर एग्रीमेंट्स विद 9 कंट्रीज़, और इन 9 में से 4 तो वही हैं अपनी यूएनएससी की वीटो वाली। चाइना के साथ तो ऑफकोर्स नहीं करना है हमें, है ना। उसके बाद वियतनाम है, क्योंकि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। जापान, क्योंकि वो चाइना के बहुत क्लोज है और उधर से हम आर्कटिक निकल जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का पार्ट है, और सिंगापुर क्योंकि हमारे मलाका के बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट के पास है। ठीक है, तो ये कंट्रीज हो गई। उसके बाद ओमान के साथ भी हमने कर रखा है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है। ये साइन हुआ था 2025 में, जब मोदी जी मॉस्को गए थे। ओके, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद इसको रिवाइज किया जाएगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी प्रोविजन ऑफ परमानेंट बेसिंग ऑफ एसेट, ऐसा कुछ नहीं है परमानेंट जैसा, नथिंग। ओके, इट विल जस्ट गिव अस एक्सेस टू रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज इन आर्कटिक, बस ये बेनिफिट है इसका। प्लीज़ ये आरबीआई वाला अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इसको दोबारा कर लेंगे, लेकिन ये एक बार समझना ज़रूरी है। तो आपको ना अब जब भी ऐसी न्यूज़ आया करेगी ना, स्ट्रैटेजिक बफर के बारे में, आरबीआई के कंटिजेंसी रिजर्व के बारे में, या सरकार को सरप्लस ट्रांसफ़र के बारे में, तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ा करो कि यार अगर कुछ महीनों से कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ फिर आपको परेशान नहीं कर सकती, अगर आपको उसका पूरा बेसिक क्लियर है पीछे से तो।
डिफेंस प्रोडक्शन हिट रिकॉर्ड, यस, क्योंकि हमारा गोल था कि हम डिफेंस सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करना है, हमें इवन एक्सपोर्टर भी बनना है इस चीज़ में, ठीक है। तो हमने ब्रह्मोस जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। लेकिन हमारी कुछ आकाश और धनुष जैसी मिसाइलें कुछ कंट्रीज ने लेने से मना कर दी कि नहीं, हमारे काम की नहीं है आपकी ये मिसाइलें। कितने का प्रोडक्शन हुआ है? 1.78 लाख करोड़। उसके बाद PSUs ने कितना प्रोडक्शन किया है? 76%, जबकि प्राइवेट ने किया है करीब 24%। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन दो सेक्टर्स में ज़रूर बढ़ना चाहिए। पहला है डिफेंस और दूसरा है स्पेस, और हमने दोनों को ही प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है ना। तीसरा, शांति एक्ट लाके हमने न्यूक्लियर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर SMR रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे, और इसके लिए हमने फ्रांस के साथ भी एक पार्टनरशिप करी है। अभी मैं आपको जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराऊंगा फ्रांस का, तो उसमें हम बात करेंगे इसकी, ओके। अब यहाँ पे राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये जो 5 बड़े एग्जाम है, UPSC, SSC, RRB, JEE, नीट, ठीक है, ये ड्रेन कर लेते हैं पूरा यूथ आपका और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, खासकर मिडिल क्लास फैमिली का। ओके, सो ही इज़ समवन जो बहुत सही बातें करते हैं कि वी नीड टू रिबिल्ड आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पीछे भागते भागते, और जिनमें हार्डली 1% लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो सिलेक्शन कम और रिजेक्शन सिस्टम ज़्यादा बन गया है, ओके। बट ये सब कुछ भी नहीं होगा जब तक हम स्कूल लेवल पर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें एक्विटी लेके नहीं आएंगे। कि आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी का लेवल है वो सेम है या नहीं, ओके। अब उसमें सब कुछ आ जाता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के टीचर्स। अब आपने देखा होगा कई बच्चे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वो उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती है उन टीचर्स की जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, राइट। तो जब तक हम स्कूल लेवल पर एक्टिविटी लेके नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। अच्छा, प्रिविलेज कमेटी के रिस्पेक्ट में बस इतना है कि मैं इसका एक शॉर्ट नोट आपको टेलीग्राम में डालूंगा, क्योंकि आपके स्टैटिक्स से कनेक्टेड है, तो इसको हम अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल रहा है, सरकार ने बैन जरूर किया है, बट अगर आप चाहें तो VPN यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं चैनल को। टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ये सब सरकार लेके आई थी, इसके लिए एक टॉप्स नाम से स्कीम भी लेके आई थी, बट सब फेल रहा। फार्मर आर गेटिंग लो रिटर्न्स। इवन हमारे इधर ही कई लोगों ने अपने प्याज फेंक दिए, ओनियंस सड़ गए थे पूरे। रूरल वर्कर, अब ये फोर्स में आने वाला है। मनरेगा में जो अमेंडमेंट किए गए थे, जी राम जी, अब इसको मैंने आपसे कहा था मैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में अलग से करा दूंगा इन डिटेल, क्योंकि इसके काफ़ी सारे प्रोविजंस चेंज किए गए हैं। जैसे एक प्रोविज़न है कि 100 से बढ़ा के अब 125 दिन कर दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार डिसाइड करेगी कि वर्क सप्लाई है अभी या नहीं। जबकि पहले मनरेगा थी डिमांड ड्रिवन, अब वो डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी, सरकार डिसाइड करेगी कि आपको कब काम मिलेगा, कितना काम मिलेगा। तो वो पर्पस ही डिफीट कर दिया है पूरा मनरेगा का। दूसरा, इन्होंने कहा है कि अब पहले सेंटर देती थी 100%, तो क्या करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स, कहती थी कि चलो अपने लोगों को वर्क प्रोवाइड करो, ताकि सेंटर से पैसा आएगा तो अच्छा ही है, डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब क्या किया है सेंटर ने, कहा नहीं 40% स्टेट आप दो। तो अब इसमें स्टेट क्या करेंगे यार कि हमारे पास वैसे ही पैसे की कमी है, सरकार देती है नहीं ऊपर सेंटर, तो हम वर्क ही प्रोवाइड नहीं करते हैं ताकि हमारा ये 40% भी बचे, ओके। तो ये इस एक्ट की लगभग जो आप कहते हो आत्मा, दी सोल, वो सोल ही ख़त्म कर दी इस एक्ट की उन्होंने, ओके। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमारी 34 शिप इवैक्यूएट कीजिए, क्योंकि उसमें से 16 तो फर्टिलाइज़र वेसल हैं जो पर्शियन गल्फ में अभी भी फंसे हुए हैं। क्यों इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि नीचे माइंस बिछी हुई हैं यार, इनको हटाने वटाने में सब 6 महीने का वक्त लगेगा करीब। इंडिया UK ने कहा है कि 15 जुलाई से हमारी ट्रेड डील शुरू हो जाएगी, मतलब फोर्स में आ जाएगी। अब इसमें UK ने एक और गड़बड़ कर दी है जो इंडिया को पसंद नहीं आई, कि उन्होंने अपने यहाँ पे आने वाले स्टील पे कोटा लगा दिया है कि इससे ज़्यादा स्टील हम नहीं लेंगे किसी भी कंट्री से, और अगर इससे ज़्यादा आपको बेचना है हमारे यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो फिर डील का मतलब ही क्या है? अब जब आपने डील से इतनी क्रूशियल एस्पेक्ट को बाहर रखा है, क्योंकि इंडिया स्टील अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है। ए फ्रेश रेगुलेशन कट द कोटा फॉर ड्यूटी फ्री स्टील इम्पोर्ट बाय 60% एंड डबल द टैरिफ ऑन अबव कोटा इम्पोर्ट टू 50%, ओके। तो ये पार्ट है ही नहीं ट्रेड डील नेगोशिएशंस का, तो हमारे स्टील सेक्टर को इससे नुकसान होगा। ऑयल प्राइसेस टंबल, अब 77 हो गए हैं यार, 114 से 77 हो गए हैं। अब तो थोड़ी राहत दीजिए जनता को, पर नहीं देंगे, नहीं देंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट हम टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे ताकि आप MCQ तैयार कर सकें उसके लिए, ओके। प्रीलिम्स में आते हैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर। इंडिया टू मीट 3% कंप्रेस बायोगैस, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, CNG तो आप जानते ही हैं ऑटो वगैरह में यूज़ होती है, उसी के साथ हम कंप्रेस बायोगैस
इसको मिक्स करना चाहते हैं करीब 3%, ये हमारा टारगेट था, तो हम उसके ट्रैक पर ही चल रहे हैं। द गोल ऑफ ब्लेंडिंग 3% कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि वो जो गोबर वगैरह से गैस बनाई जाती थी ना पुराने ज़माने में जब सिलेंडर नहीं थे गाँव में, उसको सीएनजी के साथ मिक्स करेंगे और डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस के साथ भी मिक्स करेंगे। वर्ल्ड में तो कुछ नया नहीं है, हमने सारी चीज़ समझ ही ली है। यहाँ पे यूएस ने अपना जो कमांड होता था ना, उसका नाम था इंडो पैसिफिक कमांड, तो उसके नाम में से इंडो हटा दिया, उन्होंने यूएस पैसिफिक कमांड रख दिया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसका उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उससे ये नहीं है कि एरिया कम हो जाएगा जिसको मैन करता है, वो एरिया तो उतना ही रहेगा। पद्मा बैरेज, अब पद्मा बैरेज ये बना रहा है ढाका, वही अपनी गंगा रिवर पर। प्रॉब्लम ये है कि इस पद्मा से करीब 130 किलोमीटर ऊपर है फराका बैरेज। ओके, अब फराका बैरेज ने क्या किया है, गंगा का जो पानी आ रहा है उसमें से कुछ पानी लेके डाइवर्ट कर दिया था हुगली रिवर की तरफ, और उसी हुगली रिवर पे क्या है अपना कलकत्ता पोर्ट। ओके, तो ये फराका बैरेज हमेशा से एक डिस्प्यूट का इशू रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश ने कहा यार ये आप फराका बैरेज से पानी डाइवर्ट कर देते हो, हमारे यहाँ कम आता है, अब हमें भी नीचे पद्मा बैरेज बनाना पड़ेगा ताकि हम वाटर को थोड़ा स्टोर कर सकें, तो करो। यूनिवर्स एक्सपेंशन स्टिल एक्सेलरेटिंग, अब देखिए इसके लिए ना ये लोग इसको स्टडी करते हैं, ये जो टाइप 1A सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुए थे, तो इससे रिलेटेड एक PYQ आया था बहुत साल पहले, 2012 में, बहुत साल पहले। क्या कि साइंटिस्ट किन एविडेंसेस पर रिलाई करते हैं कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो ये पढ़ाना मतलब मेरा इसमें कोई गोल नहीं है, क्योंकि साइंस टैक मेरा डोमेन में नहीं है, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस पर। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में एक दो चीज़ ही काम की है। हाई कोर्ट टू हियर टुडे टेलीग्राम प्ली ओवर ब्लॉकिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हाई कोर्ट इसको स्टडी करेगा, बट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमें याद रखना इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब इस तरीके से हम ये चीज़ें बैन करते जाएंगे तो इससे ग्लोबल लेवल पर हमारी इमेज ख़राब और ज़्यादा होगी। पेपर वहाँ से लीक हो रहा है जहाँ प्रिंट हो रहा है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ना कल जब हमने पेपर स्किप किया था कुछ वर्ड्स बोले थे, दैट देयर इज़, नोट डाउन करो इसको, देयर इज़ नॉट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, देयर इज़ नो शॉर्टेज और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट द शॉर्टेज और स्कैरसिटी ऑफ ट्रस्ट। ओके, दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑयल हो, गैस हो, कुछ भी हो, कमी है तो अब ट्रस्ट की। QS IIT दिल्ली टॉप्स इंडिया लिस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्लाइम टू 118 ग्लोबली, लेकिन अभी भी हम टॉप 100, वर्ल्ड की टॉप 100 में नहीं आ रहे हैं। ये सब कहीं पूछा नहीं जाता, वो जबरन में कोचिंग वाले अपनी मैगजीन में डाल के दे देते हैं आपको। PM श्री, यहाँ पे केरल ने एग्री किया, ठीक है हम PM श्री का पार्ट पढ़ेंगे। तो मैंने आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड PM श्री। ओके, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसकी PDF आपको डायरेक्ट ही पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अब इस पर कोई क्वेश्चन आने वाला है दोबारा। ठीक है, PM श्री में बस एक ही बेशर्मी थी कि आपने जो अच्छी कंडीशन के स्कूल्स थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, बहुत अच्छे से जो चल रहे थे, आपने वो स्कूल्स डिमांड कर लिए, रादर दैन कि आपको क्या करना था कि जो पुअर स्कूल्स हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, एजुकेशन क्वालिटी पुअर है, या जो बैकवर्ड एरियाज़ में, आपको उन्हें लेके PM श्री बनाना था और उन पर वर्क करना था। नो, बट आपने स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल किया, आपको पैसा चाहिए, फंड चाहिए ना हमसे, हाँ तो ठीक है, अपने ये जो जो स्कूल हम चूज़ कर रहे हैं आपके स्टेट में, आप उनको PM श्री करो। तो ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात थी, वो मैं उसकी PDF आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ये सब हमारे काम के आर्टिकल्स नहीं हैं। यहाँ पर ट्रम्प ऑन ईरान डील, अब देखो उसका एटीट्यूड देखो आप ट्रम्प का, इफ़ आई डोंट लाइक इट वी विल गो बैक टू शूटिंग एंड ड्रॉपिंग बॉम्ब्स। ये क्रिएट करता है USA के रिस्पेक्ट में ट्रस्ट डेफिसिट। कैसे भरोसा करें इस देश पे। और मैं हमेशा कहता हूँ, इवन द डेविल्स डोंट ट्रस्ट USA, नेवर। ही इज सच ए नार्सिसिस्ट एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन दैट आई एम द बॉस। वो क्रिस गेल का भाई बन चुका है, आई एम द यूनिवर्स बॉस। चलो, NRE एंड FCNR, ये मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन के टाइम कराए थे, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा आउटडेटेड टाइप का टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा इसका कंटेंट मैं आपको शॉर्ट में टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, फॉरेन के जो NRIs वगैरह होते हैं उनको अलग अलग तरह के अकाउंट दिए जाते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए। ओके,
इसके अलावा स्पेशल रेगुलेटरी रिलैक्सेशन अनलाइकली फॉर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये जो SMR AMR हैं इनके लिए कोई अलग से रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे, जो बड़े प्लांट पे लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होंगे। और इस पर ऑलरेडी मैंने मेंस 450+ टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे, उसको देख लो, अपने नोट्स बना लो, उसकी नोट्स मैं आपको PDF ग्रुप में डाल दूंगा। बट ये सब हम तैयार कर चुके हैं पहले, तो इनमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं अपने पेड वाले चैनल में डाल दूंगा इसको। ओके, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है आज इंडियन एक्सप्रेस में। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।